dear children, we are going to start with the next part in social studies, history. And for the sake of your information, I'd like to remind you once again that the entire text has been copied here for the sake of your convenience. Only the purpose behind this copying and pasting is to increase the font size so that you might be able to understand the things properly. So we are going to start with the second part, the making of nationalism in Europe. And one more thing I would like to tell you, that it is just for the sake of your convenience that the entire chapter has been explained in Hindi. So now pay attention. मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का मतलब है कि यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत. तो आपने ये देखा कि किस तरीके से फ्रांस से फीलिंग्स निकल करके यूरोप में ट्रांसफ़र हुई, जिस तरीके से फ्रेंच आर्मीज़ यूरोप में घुसने लगी, यूरोप के इलाकों को कैप्चर करने लगी, तो उसी तरीके से धीरे धीरे करते हुए जो फ्रांस के जो सेंटिमेंट्स थे वो यूरोप की तरफ बढ़ने लगे. फिर यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ द मिड 18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them today. तो कहा जा रहा है कि अगर आप मिड 18th सेंचुरी मीन्स 1750, कि अगर आप 1750 के आसपास का यूरोप का मैप उठा करके देखें तो आपको वहाँ पर एक भी नेशन स्टेट ऐसा नहीं मिलेगा जैसा आपको आज देखने को मिलता है. कि अगर हम आज की बात करें तो वहाँ पे जर्मनी है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, बहुत सारी इस तरीके की कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी. लेकिन उस जमाने में 1750 के आसपास कोई भी ऐसा नेशन स्टेट वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता था. तो अब बात यह है कि जब नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था तो फिर क्या एग्जिस्ट करता था, तो ध्यान दीजिए. तो व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड, तो जिन कंट्रीज को हम आज की डेट में जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड की तरीके से जानते हैं, तो दे वर डिवाइडेड इनटू किंगडम, डचीज एंड कैंटन्स. तो वो जो है वो छोटी छोटी किंगडम्स, छोटे छोटे राज्यों में, कि आज की डेट में जिनको हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जानते हैं, वो उस जमाने में छोटी छोटी किंगडम्स में डिवाइडेड थी, छोटी छोटी डचीज में डिवाइडेड थी. तो डचीज क्या होती हैं, जहाँ पे डच रूल करते हैं उनको डचीज बोलते हैं. जैसे किंग होता है उसी तरीके से किंग से थोड़ा सा छोटा, अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा अपने पद में छोटा डच होता है, तो डच जहाँ पे रूल करता है उसको डची बोलते हैं. दिस इज प्लूरल एंड दैट इज व्हाई इट इज डचीज. तो आपको क्या बताया जा रहा है कि ये जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड वगैरह के इलाके छोटी छोटी किंगडम्स में डिवाइडेड थे और छोटी छोटी डचीज और कैंटन्स में डिवाइडेड थे. तो कैंटन्स भी इसी तरीके का एक सेगमेंट होता है, राज्य का एक सब डिवीजन होता है जिसको कैंटन बोलते हैं. तो इस तरीके से छोटी छोटी डचीज और कैंटन्स में पूरा ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप डिवाइडेड था. whose rulers had their autonomous territories, और इनके जो रूलर्स होते थे इनकी ऑटोनॉमस टेरिटरीज होती थी. इनके रूलर्स अपनी ऑटोनॉमस टेरिटरीज रखते थे. ऑटोनॉमस टेरिटरीज का मतलब कि जिनके ऊपर केवल उन्हीं का अधिकार हो, किसी दूसरे के अंडर में वो ना हो. ऑटोनॉमस का मतलब कि जो किसी दूसरे के अंडर में ना हो, अपने हिसाब से रूल करे. तो इस तरीके से ये छोटी छोटी किंगडम, डचीज और कैंटन्स, ये ऑटोनॉमस टेरिटरीज होती थी, अपने खुद के अधिकार में होती थी, राजाओं और डचेस वगैरह के जो वहाँ पे शासन करते थे. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse peoples. तो आपको बताया जा रहा है कि उस टाइम में ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, तो उस टाइम का जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था, तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे आपको एक लेबल भी लगा दिया गया है कि आप ये जान सकिए कि उस जमाने में जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप हुआ करता था, उसमें आज के टाइम की कौन सी कंट्रीज आती हैं. तो आज के टाइम की अल्बानिया, बल्गेरिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, हंगेरी, पोलैंड, रोमानिया, ये सब कंट्रीज उस जमाने में ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में आती थी. कि मतलब ये आज के टाइम की कंट्रीज हैं जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की कंट्रीज उस जमाने में थी. तो यहाँ पर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज होती थी. ऑटोक्रेटिक का मतलब कि अपने आप में निरंकुश राजा, निरंकुश का मतलब कि जिसके ऊपर किसी दूसरे का कंट्रोल ना हो. तो इस तरीके की ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, इस तरीके के निरंकुश राजा वहाँ पर राज्य करते थे. विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल्स, और इनकी टेरिटरीज में डाइवर्स पीपल्स मीन्स डाइवर्स कम्युनिटीज. यहाँ पे पीपल्स का मतलब, पीपल्स का रेफरेंस कम्युनिटीज से है कि वहाँ पे डाइवर्स कम्युनिटीज रहा करती थी, अलग अलग तरीके की कम्युनिटीज रहा करती थी. कोई किसी कल्चर से बिलोंग करता था तो कोई किसी कल्चर से बिलोंग करता था. दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी, और वो किसी भी तरीके से कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी को शेयर करते नहीं दिखाई देते थे, या किसी कॉमन कल्चर को शेयर करते नहीं दिखाई देते थे. जो अलग अलग कम्युनिटीज वहाँ पे रहती थी ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, वो अपने अपने राजाओं से गवर्न होती थी और सबके अपने अपने कल्चर, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी थी. वो किसी खास कल्चर या किसी खास एथनिक ग्रुप से वो जुड़ी नहीं होती थी कि वो ये कहें कि हम जर्मन हैं, या वो ये कहें कि हम इटालियन हैं, या वो ये कहें कि हम स्विस हैं, या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं. वो उनका सबका अपना सेपरेट कल्चर हुआ करता था.
ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। तो वो कई बार अलग अलग लैंग्वेजेस बोलती थी, सब सारी ट्राइब्स की, सारी कम्युनिटीज़ की अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस थी, सबके अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे। एथनिक ग्रुप मतलब कि सबके अलग अलग कल्चरल ग्रुप्स थे। दी हैब्सबर्ग एम्पायर, तो इसी तरीके की, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया कि ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज होती थी और ये ऑटोनॉमस टेरिटरीज होती थी, इसी का एक एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है कि इसी तरीके का एक एग्जाम्पल, ऐसे ही एक किंगडम का एग्जाम्पल हैब्सबर्ग एम्पायर है दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगेरी, कि जो ऑस्ट्रिया हंगेरी को मिला करके एक बहुत बड़ा एम्पायर जिसको हैब्सबर्ग एम्पायर कहा जाता था, वो भी ऐसा ही एक एम्पायर था कि जो अपने आप में एब्सोल्यूट था, जो अपने आप में ऑटोक्रेटिक था, जो किसी के अंडर में नहीं था और किसी ऐसी कंट्री की, जिसको हम जर्मनी कहें या इटली कहें या स्विट्जरलैंड कहें, ऐसी किसी अलग कंट्री से वो बिलोंग नहीं करता था, वो भी अपना ऑटोनॉमस एम्पायर की तरीके से रन करता था, जिसको हैब्सबर्ग एम्पायर कहा गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल वॉज अ पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स, की इसमें अलग अलग रीजन्स और अलग अलग कम्युनिटीज, पीपल्स मीन्स कम्युनिटीज, अलग अलग कम्युनिटीज का पैचवर्क था, अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग कल्चर, अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग मिलजुल करके उसी में अपना रहते थे हैब्सबर्ग एम्पायर में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था और ऑस्ट्रिया हंगेरी मिला करके पूरा था। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल आपको हैब्सबर्ग एम्पायर के भी बारे में दिया हुआ है कि उस टाइम में भी इसकी कैपिटल वियना थी, जो कि आज ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, और ये 1525 में इस्टेब्लिश हुआ और हैब्सबर्ग मोनार्की इसको चलाती थी। ये यहाँ का एंथम भी लिखा हुआ है, लेकिन उसका कोई खास मतलब नहीं है। तो ये ऐसा ही एक ऑटोनॉमस राज्य था, जो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया गया कि जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी, बल्कि सब छोटे छोटे अपने ऑटोनॉमस राज्य हुआ करते थे, छोटी छोटी ऑटोनॉमस टेरिटरीज हुआ करती थी, उसमें कुछ थोड़ी बड़ी भी होती थी जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर, लेकिन कोई कंट्री जैसी ऐसी या नेशन स्टेट जैसी कोई चीज़ नहीं थी। ये बात आपको बताई गई, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहाँ से हम आगे उसी कंटिन्यूएशन में शुरू करेंगे, ध्यान दीजिए। द हैब्सबर्ग एम्पायर इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन्स, द टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड सुडेटनलैंड एज वेल एज बोहेमिया। तो आप देखिए, आप अगर बुक में देखेंगे तो यहाँ पे दी हैब्सबर्ग एम्पायर की जगह आपको इट लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये चूंकि मैंने दूसरे पेज पे लिया है तो आपको प्रॉपरली कनेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे हैब्सबर्ग एम्पायर लिख दिया है, कि ताकि ये समझ में आ जाए कि ये इट बुक में किसके लिए लिखा हुआ है। तो ये इट जो है ये बुक में हैब्सबर्ग एम्पायर को ही रिप्रेजेंट करता है। तो उस जमाने में हैब्सबर्ग एम्पायर में एल्पाइन रीजन्स और भी बहुत सारी रीजन्स आते थे। यहाँ पे आप हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो उस जमाने में हैब्सबर्ग एम्पायर का जो एल्पाइन रीजन होता था उसमें टायरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटनलैंड आते थे। तो अब ये तो पुराने नेम्स हैं, अगर आप आज के टाइम में देखिए कि एल्पाइन रीजन में कौन से इलाके हैं आज के टाइम के, तो वो ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वगैरह ये सारे इलाके आज के टाइम में एल्पाइन रीजन के इलाके हैं, जिनका उस जमाने में ये सब अलग अलग ऑटोनॉमस रीजन्स के हिसाब से अलग अलग नाम हुआ करता था। तो उसके हिसाब से टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड और ये बोहेमिया वगैरह के इलाके इसमें एल्पाइन रीजन में आते थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये हैब्सबर्ग एम्पायर का ही एक दूसरा इलाका जिसका नाम बोहेमिया था। यहाँ पे बोहेमिया में जो यहाँ की एरिस्टोक्रेसी थी, जो यहाँ के अमीर लोग थे, वो प्रीडोमिनेंटली मतलब मेनली जर्मन बोलते थे। बोहेमिया इलाके के अमीर लोग जर्मन बोलते थे। और हैब्सबर्ग एम्पायर का ही एक इलाका ऐसा भी था कि जहाँ पे इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस थे, जिसमें लोम्बार्डी और वेनेशिया, जो कि आज की डेट में इटली के पार्ट हैं। तो ये वेनिस से ही वेनेशिया है, तो ये आज की डेट में इटली का पार्ट है। तो इस इलाके में, जो कि उस जमाने में हैब्सबर्ग एम्पायर में आता था, लेकिन बाद में ये इटली के साथ में चला गया, तो उस जमाने में हैब्सबर्ग एम्पायर का इलाका था। और यहाँ पर इटालियन बोली जाने वाली कम्युनिटीज़ थी, जो लोम्बार्डी और वेनेशिया के इलाके में रहती थी। हैब्सबर्ग एम्पायर का ही एक इलाका हंगेरी तक जाता था, और हंगेरी की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो मग्यार बोलती थी, और बाकी हाफ पॉपुलेशन जो थी वो अलग अलग बहुत सारे डायलेक्ट्स, अलग अलग बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस बोलती थी। तो ये मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई होगी कि हैब्सबर्ग एम्पायर का ही एक इलाका था बोहेमिया, जहाँ पर मेनली जर्मन बोली जाती थी, और इसी हैब्सबर्ग एम्पायर का ही एक इलाका ऐसा भी था जो लोम्बार्डी और वेनेशिया प्रोविंसेस वाला था। तो ये इटालियन स्पीकिंग था, उस टाइम में था ये हैब्सबर्ग एम्पायर का ही हिस्सा, लेकिन इटालियन स्पीकिंग था। और हैब्सबर्ग एम्पायर का ही एक दूसरा हिस्सा जो कि हंगेरी तक जाता था, यहाँ की आधी पॉपुलेशन मग्यार बोलती थी और आधी पॉपुलेशन बहुत तरीके के दूसरे दूसरे डायलेक्ट्स बोलती थी। फिर आप देखिए हैब्सबर्ग एम्पायर का ही एक और इलाका था जिसको गैलिशिया बोलते हैं। तो यहाँ की जो एरिस्टोक्रेसी थी, यहाँ के जो अमीर लोग थे, ये पोलिश बोलते थे, पोलैंड की लैंग्वेज बोलते थे। तो आप देख सकते हैं कि हैब्सबर्ग एम्पायर काफ़ी बड़ा एरिया था, और अलग अलग कई कंट्रीज आज के देश की इसमें उस टाइम में आती थी। आपको प्रीवियस पेज पे इन सब चीज़ों को थोड़ा बताया भी गया है जितनी रिक्वायरमेंट है।
तो इसी के ये सारे इलाके हैं। तो यहाँ के गैलिशिया इलाके में पोलिश बोली जाती थी। उसके अलावा यहाँ पे 3 डोमिनेंट ग्रुप्स और भी थे जो हैब्सबर्ग एम्पायर की बाउंड्रीज में रहते थे। आप बुक में देखेंगे इस तरीके की नंबरिंग आपको बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन आपके समझने के लिए मैंने इसमें नंबरिंग कर दी है कि वो 3 अलग अलग और कौन से डोमिनेंट ग्रुप्स थे। तो इसमें से एक पेजेंट ग्रुप था, एक पेजेंट कम्युनिटी थी जो बोहेमियन और स्लोवाक नाम से जानी जाती थी। पेजेंट कम्युनिटी ये नॉर्थ में रहती थी। यहीं पे एक और कम्युनिटी थी जो स्लोवेनीज के नाम से जानी जाती थी, जो कार्नियोला इलाके में रहती थी। और इसी में एक और कम्युनिटी थी क्रोएट और रोमन्स की। तो क्रोएट जो थे ये साउथ में रहते थे और रोमन्स जो थे ये ट्रांसिल्वेनिया इलाके में रहते थे। तो ये आपको बताया गया इसमें कि ये हैब्सबर्ग एम्पायर का जो एल्पाइन इलाका था उसमें ये कंट्री शामिल थी, ये इलाके उसमें शामिल थे। इसी का एक इलाका था बोहेमिया, जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में एरिस्टोक्रेसी जर्मन बोलती थी। इसी का एक और इलाका था जो लोम्बार्डी और वेनेशिया का इलाका था, जहाँ पे इटालियन बोली जाती थी, जो आज के टाइम में इटली में चला गया। हैब्सबर्ग एम्पायर का ही एक और इलाका था जो हंगेरी तक जाता था, और यहाँ के आधे हिस्से में मग्यार बोली जाती थी और आधे हिस्से में बहुत सारी डायलेक्ट्स, बहुत सारी लोकल लैंग्वेज बोली जाती थी। हैब्सबर्ग एम्पायर का ही एक इलाका गैलिशिया भी था, जहाँ की एरिस्टोक्रेसी, जहाँ के अमीर लोग पोलिश बोला करते थे। उसके अलावा इसमें 3 डोमिनेंट ग्रुप्स और भी थे कि जिसमें कुछ एक पेजेंट कम्युनिटीज थी जो बोहेमियन और स्लोवैक नाम से थी, नॉर्थ में रहती थी। स्लोवेनीज इनकी कम्युनिटी थी जो कार्नियोला में रहती थी। क्रोएट्स और रोमन्स थे जो साउथ और ट्रांसिल्वेनिया के इलाके में रहते थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इनमें बहुत वास्ट डिफरेंस था। इनमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि इनको आपस में जोड़ती हो। तो क्यों फिर भी ये आपस में जुड़े हुए थे, क्यों ये हैब्सबर्ग एम्पायर के साथ में जुड़े हुए थे? तो दी ओनली टाई बाइंडिंग टू दिस डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर, कि एकमात्र वो टाई, एकमात्र वो गांठ जो इनको आपस में जोड़ती थी, वाज अ कॉमन एलिजियंस। एलिजियंस का मतलब राजभक्ति, कि राजा के प्रति निष्ठा, राजा के प्रति लॉयलिटी। तो एकमात्र चीज की जो इतनी अलग अलग कम्युनिटीज को हैब्सबर्ग एम्पायर में जोड़े रखती थी वो इनकी राष्ट्रभक्ति थी, वो इनकी राजा के लिए भक्ति थी, देयर लॉयलिटी टू द एम्परर, जिसने उनको आपस में जोड़े रखा। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज, कि इस तरीके के इतने जो है वाइड रेंजिंग डिफरेंसेस के बावजूद कैसे ये कंट्रीज जो है, मतलब कैसे ये जो है आपस में मिल करके इन्होंने एक नेशन स्टेट बनाया। ये एक सोचने वाली बात है। तो इस डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों अब यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हेडिंग 2.1 है, दी एरिस्टोक्रेसी एंड दी न्यू मिडिल क्लास। तो बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये देख करके एक बार सोचने की बात आएगी कि ये उसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन क्या लिख दिया है। तो इस क्वेश्चन को मैंने सिर्फ एक प्रॉपर अपनी बात को कनेक्ट करने के लिए लिखा है, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जहाँ से हमने प्रीवियस हेडिंग को छोड़ा है। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज, कि आपने देखा कि इतनी वेराइटी थी वहाँ की पॉपुलेशन में, हैब्सबर्ग एम्पायर की पॉपुलेशन में, और ये हैब्सबर्ग एम्पायर का इलाका एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता था। तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया कि कैसे इतनी वैरायटी के बाद, ऐसी ही वैरायटी और भी बहुत सारे इलाकों में थी, तो इतनी वैरायटी के बाद भी नेशन स्टेट की भावना इमर्ज कैसे हुई, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट इमर्ज कैसे हुआ। तो इसी बात को आपको ठीक से समझाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे ले लिया है कि ताकि इससे मैं अपनी बात को कनेक्ट कर सकूँ। तो इस क्वेश्चन के तुरंत बाद आप देखते हैं कि ये हेडिंग आ गई है, दी एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो अब यही आपको समझना है कि ये जो एरिस्टोक्रेसी यानी कि ये जो अमीर लोग थे और ये जो नया मिडिल क्लास जो पैदा हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ये एक डिफरेंट सोच वाला था, इसकी सोच कुछ अलग थी। और इसी एरिस्टोक्रेसी और ये जो न्यू मिडिल क्लास का इमर्जेंस हुआ, इसी ने जो है नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट पे वर्क करना शुरू किया, और इस तरीके से नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया इतनी सारी वेराइटीज़ के बावजूद भी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये अचानक ये हेडिंग एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास ये कहाँ से आ जाती है इस क्वेश्चन के बाद में। तो इस क्वेश्चन के बाद में ये हेडिंग इसीलिए आती है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इतनी वेराइटी के बाद नेशन स्टेट कैसे इमर्ज हुआ, और तुरंत अगली ये हेडिंग है कि एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो इसका आपस में कनेक्शन क्या है? तो इसका कनेक्शन यही है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये एरिस्टोक्रेसी और जो न्यूली इमर्ज मिडिल क्लास था ऑन अकाउंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पैदा हुआ था, इसी के अंदर जो है एक नए जमाने की बात आई और इसने नेशन स्टेट को सोचा। तो अब आप देखिए तो आपको ज़्यादा समझने में आसानी रहेगी
कि सोशली एंड पॉलिटिकली ए लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। तो आपको बताया जा रहा है कि सोशली और पॉलिटिकली, कि सामाजिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे, सोशली भी पॉलिटिकली भी जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, कि जो लैंड ओनर एरिस्टोक्रेसी थी, एरिस्टोक्रेसी का मतलब अमीर लोग, रिच क्लास, की जो लैंड ओनर रिच क्लास था वो डोमिनेंट था कॉन्टिनेंट पे। हालांकि न्यूमेरिकली ये कम थे, संख्या में कम थे। तो संख्या में कम इसी तरीके से कि जैसे क्लास में टीचर होता है तो अकेले ही रहता है, लेकिन 100 स्टूडेंट्स को, 200 स्टूडेंट्स को एक साथ बैठा लेता है। तो इससे मतलब नहीं होता है कि न्यूमेरिकली कौन ज़्यादा है, मतलब इससे होता है कि इन्फ्लुएंस किसका चलता है। तो आपको क्या बात बताई जा रही है कि ये लैंडेड एरिस्टोक्रेसी जो है ये काफ़ी डोमिनेंट, काफ़ी प्रभावशाली क्लास था, काफ़ी प्रभावशाली ग्रुप था ये कॉन्टिनेंट पे। तो मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। तो इसके जो मेंबर्स थे, ये जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास के, ये जो रिच क्लास के मेंबर्स थे, ये एक कॉमन लाइफ स्टाइल के द्वारा आपस में बंधे हुए थे। कॉमन लाइफ स्टाइल कि मतलब इनकी फैमिलीज़ में लेडीज़ और जेंट्स सब जो है अच्छी तरीके से रहते थे, अच्छी पोशाकें पहनते थे, लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करते थे, हर तरीके की एक पार्टी कल्चर को एंजॉय करते थे। तो इनका एक कॉमन वे ऑफ लाइफ था, इनका एक कॉमन लिविंग स्टैंडर्ड था, जिस वजह से ये एक दूसरे के साथ में आपस में काफ़ी क्लोजली टाइड थे, सारे रीजनल डिवीजन्स के बावजूद भी। कि ये जो रिच क्लास था ये अपनी लाइफस्टाइल की वजह से, अलग अलग कम्युनिटीज़ के होने के बावजूद भी एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली टाइड था। तो इनका ये जो कॉमन लाइफस्टाइल था ये कट अक्रॉस कर देता था, काट देता था, डिफरेंसेस को ख़त्म कर देता था जो रीजनल डिवीजन्स की बेसिस पे थे। तो अब देखिए, दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड। तो कंट्री साइड, देहातों में इनके पास एस्टेट्स थी, देहातों में इनके पास जमींदारियां थी, एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस, शहरों में इनके पास घर थे। और ये लोग काफ़ी स्टाइलिश थे। तो ये फ्रेंच बोलते थे फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी। कि अब जैसे आज के टाइम में अगर आपको किसी के ऊपर इंप्रेशन जमाना हो किसी सोसाइटी में, तो आप अच्छी इंग्लिश बोल करके इंप्रेशन जमा सकते हैं। तो उसी टाइम में मतलब उसी तरीके से डिप्लोमेसी के पर्पज से, कुछ डिप्लोमेटिक सेटलमेंट के पर्पज से ये लोग फ्रेंच बोलते थे हाई सोसाइटीज़ में। तो हाई सोसाइटीज़ की लैंग्वेज फ्रेंच मानी जाती थी। तो देयर फैमिलीज वर ऑल्सो कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिज। तो हालांकि ये अलग अलग रीजनल डिवीजन्स के लोग थे, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लोग थे, अलग अलग कल्चर को बिलोंग करने वाले थे, लेकिन चूंकि सब अमीर थे तो इस वजह से ये एक दूसरे के यहाँ शादियाँ भी कर लेते थे। कि जैसे आप देखिए आज के टाइम में तो बहुत सारे मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट में आप देखते हैं नो कास्ट बार। तो ज़्यादातर पढ़ी लिखी फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा कास्ट को ध्यान में रख करके मैरिजेस नहीं की जाती हैं। छोटी कम पढ़ी लिखी सोसाइटीज़ में अगर आप देखेंगे तो उसमें ये होगा कि ये आकाश अगर वर्मा है तो इनकी शादी वर्मा में ही हो, और साहिल अगर श्रीवास्तव हैं तो इनकी शादी जो है वो श्रीवास्तव में ही हो। तो ये चीज़ें जो हैं आमतौर से देखी जाएंगी नॉर्मल क्लास में। लेकिन जो बहुत हाई क्लास लोग हैं, जो मतलब ये मेरे कहने का नहीं है कि ये लोग लोअर क्लास के, तो मैंने सिर्फ एक मजाक में एग्जाम्पल दे दिया। तो आप नॉर्मली देख सकते हैं कि हाई क्लास फैमिलीज़ में ज़्यादा बैकग्राउंड को नहीं देखा जाता है कि कौन कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करता है। कोई भी किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करे, बस खाली वेल इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, तो उनमें शादियां हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये फैमिलीज़ जो हैं अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग कनेक्शंस, अलग अलग बैकग्राउंड्स के बाद भी एक दूसरे में शादियाँ करती थी, और इस वजह से इनमें काफ़ी क्लोज बाइंडिंग थी। तो ये जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी थी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। तो संख्या के हिसाब से ये कम थे, नंबर में ये कम थे। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पेजेंट्री। तो यहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो पेजेंट्री थी, यहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो किसान थी। तो कह रहा है कि वेस्ट में बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म बाई टेनेंट्स। तो कह रहा है कि वेस्ट में जो है वो इकोनॉमी का आधार खेती बाड़ी था। तो टेनेंट जो है खेती करते थे, जो बटाईदार होते थे वो खेती करते थे, और स्मॉल ओनर्स होते थे। जबकि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के इलाकों में लैंड होल्डिंग जो है वो वास्ट स्टेट के द्वारा कैरेक्टराइज होता था, जहाँ पे सर्फ यानी कि जहाँ पे गुलाम काम करते थे। मतलब कि वेस्ट की साइड में तो बटाईदार होते थे, टेनेंट होते थे, जो खेतों पर किराए पर काम करते थे, पैसा लेकर के काम करते थे। लेकिन ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में गुलाम, सर्फ यानी कि जो स्लेव्स होते थे वो काम करते थे। ये बात आपको बताई जा रही है। तो बच्चों अब आगे आपको उसी कंटिन्यूएशन में बताया जा रहा है कि जैसे इससे पहले आपने देखा कि वेस्टर्न इलाकों में जो है वो टेनेंट्स खेती करते थे, तो उसी तरीके से ईस्टर्न और सेंट्रल इलाकों में जो है वो गुलाम खेती करते थे, लैंड होल्डिंग का काम करते थे। तो इसी तरीके से जो वहाँ का वेस्टर्न और ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप का पार्ट था, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन
की शुरुआत हो चुकी थी। तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड द ट्रेड मेंट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, कि वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोपियन पार्ट्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था और यहाँ पे ट्रेड भी शुरू हो गया था। तो यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब ट्रेड में ग्रोथ था, कि अगर ट्रेड में ग्रोथ होती तो इस इलाके में डेवलपमेंट होता, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू हो गया था। तो जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगा, सामान बनेगा, तो अगर वो बिकेगा नहीं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस इलाके में खास करके खेती बाड़ी पे ज़्यादा नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे ध्यान था। और इसके साथ क्या हुआ कि इमर्जेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस, इसी के साथ में कॉमर्शियल क्लासेस का इमर्जेंस हुआ, कि जब ट्रेड शुरू हुई तो कॉमर्शियल क्लासेस का इमर्जेंस हुआ। तो जब कॉमर्शियल क्लास की बात आ जाती है, जब ट्रेड की बात आ जाती है, तो जो आपका सामान खरीदेगा और आपको पैसा देगा, या जिससे आप सामान खरीदेंगे जिसको आप पैसा देंगे, तो उनके बीच में जब इकोनॉमिक रिलेशनशिप बन जाती है तो बाकी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। तो ये चाहे जितना भी डाइवर्स रहे हों, चाहे जैसे भी रहे हों, यहाँ पे आपने देखा कि एक ट्रेड रिलेशनशिप हो जाने के कारण, एक इकोनॉमिक टाई अप हो जाने के कारण लोग आपस में जुड़ने लगे। जैसा कि आपने पहले देखा था कि एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटीज़ में मैरिजेस वगैरह और लाइफस्टाइल की कॉमनैलिटी की वजह से लोग आपस में जुड़ने लगे थे। तो यहाँ पे वही काम जो कॉमर्शियलाइजेशन था उसने किया, लोगों को जोड़ने का। तो कह रहा है कि ये कॉमर्शियल क्लास हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन फॉर मार्केट, तो ये कॉमर्शियल क्लास जिसका एग्जिस्टेंस मार्केट के प्रोडक्शन के लिए, मार्केट के प्रोडक्शन पे बेस था, इनके लिए जरूरी था कि जो सामान इनका बन रहा है उसको कोई खरीदे, कि जो सामान ये इंडस्ट्रीज से लेकर के आ रहे हैं उसको लोग अपने घरों में इस्तेमाल के लिए खरीदें, और इस तरीके से बिजनेस क्लास इमर्ज हुआ। तो अब जो इनको पैसा देगा वही इनके लिए खास है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगैन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। तो आपको क्या बताया जा रहा है कि जहाँ तक इंग्लैंड की बात है तो इंग्लैंड में तो 1750 तक इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के इन इलाकों में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होते होते 19th सेंचुरी आ गई। तो अब जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया, जब सामान बनने लगे, सामान मार्केट में जाने लगे और लोगों के बीच में एक तरीके का ट्रेड शुरू हुआ, तो इन इट्स वेक की मतलब कि इसकी वजह से, इन इट्स वेक का मतलब कि इसकी वजह से न्यू सोशल ग्रुप केम इनटू बीइंग, एक नया सोशल क्लास जो बिजनेस क्लास कहा जा सकता है, एक नया सोशल क्लास जिसको बिजनेस क्लास या वर्किंग क्लास कहा जा सकता है। तो इस तरीके का एक नया सोशल ग्रुप इमर्ज होने लगा। वर्किंग क्लास वो कि जो कारखानों में काम कर रहा है, बिजनेस क्लास वो कि जो उस प्रोड्यूस को बेच रहा है। तो इस तरीके से एक पूरी तरीके से नया सोशल क्लास निकल आया इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। और कह रहा है कि एक नया मिडिल क्लास डेवलप हुआ जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स वगैरह का था। तो एक नया बिजनेस क्लास डेवलप हो गया, एक नया मिडिल क्लास डेवलप हो गया कि जिसमें बिजनेसमैन भी थे, प्रोफेशनल्स भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, कि जिनके आपसी ताल्लुकात इकोनॉमी पर बेस थे। ये बात ध्यान देने की है। तो कह रहा है कि इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल द लेट 19th सेंचुरी। तो लेट 19th सेंचुरी यानी 1890 के आसपास तक इस तरीके के ग्रुप कम थे, पर शुरू हो गए थे और इनको फायदा भी काफ़ी मिल रहा था। तो इट वॉज एमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास। तो अब ये लिबरल मिडिल क्लास हो गया था। लिबरल मिडिल क्लास क्यों? क्योंकि भाई कोई दुकानदार है, तो अगर वो दुकानदार सामान बेच रहा है, तो अगर उसको वो सामान उसको बेचना है, अगर उसे च्यवनप्राश का डिब्बा बेचना है, तो वो ये सोच करके अगर बेचेगा कि नहीं लोअर कम्युनिटी का है तो हम उसको च्यवनप्राश नहीं देंगे, तो उसकी आमदनी कम हो जाएगी। तो अगर वो लोअर कम्युनिटी के हाथ से भी अगर 1000 का नोट पा रहा है, तो वो ये नहीं देखेगा कि वो कौन से क्लास का है, बल्कि वो उसको अपना सामान दे देगा, उससे पैसे ले लेगा। तो इस तरीके से एक लिबरलिटी आ जाएगी। जब इकोनॉमिक रिलेशनशिप होगी तो एक लिबरलिटी आ जाएगी, एक उदारवादी रवैया आ जाएगा कि भाई पैसा लेना है तो ठीक है, सामान चाहे जो भी सामान खरीदना है उसको सामान दो। ये ना देखो कि ऊंचा है कि नीचा है, कि किसान है कि अछूत है कि क्या है, इसको इन सब चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा जो क्लास था ये लिबरल क्लास हो गया था। और थोड़ा बहुत लिबरलिटी एजुकेशन के साथ में भी आ जाती है। तो चूंकि ये पैसा कमाने लगे थे बिजनेस के थ्रू, तो इन्होंने एजुकेशन की भी इंपॉर्टेंस को समझा था। तो इस तरीके से इनके आपस में जुड़ने के साथ एक नेशनल यूनिटी भी क्रॉप अप होने लगी, एक नेशनल यूनिटी भी सस्टेन करने लगी, क्योंकि इन लोगों के अंदर अब इस बात को लेकर के भी एक जागरूकता थी कि भाई बाई बर्थ क्यों किसी को कोई प्रिविलेज मिले, कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं, हम दुकान कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री खोले हुए हैं, हम मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, तो क्यों हमारी ये मेहनत का पैसा जो है खाली किसी को इस वजह से चला जाए कि वो उस खानदान में पैदा हुए हैं। तो इन्होंने जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस थी और जो बर्थ की बेसिस पे जो प्रिविलेजेस थी उनका ये विरोध करने लगे। और जब इन्होंने मिल करके इनका विरोध किया तो इनमें एक जो है यूनिटी पनप गई, और यही यूनिटी जो है नेशनल यूनिटी की तरफ इनको लेकर के गई। तो इस तरीके से ये जो न्यूली इमर्जिंग मिडिल क्लास था, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था अलग अलग
वैरायटी के लोगों को एक में मिलाने में। तो ये कहीं पे इकोनॉमिक रिलेशनशिप की वजह से पनपी, तो कहीं पे मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप की वजह से पनपी, तो कहीं पे जो है ये सिमिलर लाइफस्टाइल की वजह से पनपी। लेकिन अब इस तरीके से एक यूनिटी फोर्ज अप होने लगी थी, क्रिएट होने लगी थी, कि जिसने अबॉलिशन किया था, जिसने छोड़ दिया था एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को, कि जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस थी इनका ये विरोध कर रहे थे, कि जन्म के आधार पर मिलने वाली जो प्रिविलेजेस थी उनका ये विरोध करने लगे थे। तो ये बात आपको यहाँ पे बताई जा रही है।